हेलो स्टूडेंट्स, समर्पण कोचिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल्कीन्स की स्टेबिलिटी और हीट ऑफ कम्बशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में बात की थी। उससे पहले वाले लेक्चर में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के बारे में बात की थी। ये सब जो टॉपिक है ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं उनकी एप्लीकेशन के अंदर आते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज का जो टॉपिक है वो है एसिडिक स्ट्रेंथ। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि अम्लीय सामर्थ्य। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी जो यूज़ होते हैं वो आगे वाले चैप्टर में भी आते रहेंगे। ये चैप्टर जो है वो थोड़ा बहुत फिज़िकल केमिस्ट्री से भी ताल्लुकात रखता है, थोड़ा बहुत इसकी जो कंसेप्ट है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी लिए जाते हैं। तो ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसिड स्ट्रेंथ की बात करते हैं उससे पहले देखते हैं कि एसिड किसे बोलते हैं। एसिड के बारे में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आरेनियस। उसने बताया था कि जो पानी के अंदर H+ देते हैं उनको एसिड बोलते हैं। तो H+ डोनर्स इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जलीय विलयन में H+ दान करने वाले, H+ देने वाले एसिड कहलाते हैं। किसके अनुसार? आरेनियस के अनुसार। ये तो डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। ये 10th क्लास से डेफिनेशन चलती आ रही है। उसके बाद में एक साइंटिस्ट की टीम थी, ब्रॉन्स्टेड और लोरी, दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया था कि जो एसिड होते हैं वो H+ देने वाले होते हैं, चाहे वो पानी में H+ दो या अल्कोहल में दो या किसी भी मीडियम में दो। ऊपर वाली डेफिनेशन में ये कहा कि H+ पानी के मतलब एक्वा सॉल्यूशन में H+ देने वाले, यानी कि जलीय विलयन में H+ देने वाले। नीचे वाले कंसेप्ट में ये कहा गया है कि कोई भी H+ देने वाला, चाहे वो किसी भी मीडियम में दे, वो सभी एसिड कहलाएंगे। तो ये दूसरी डेफिनेशन थी। और तीसरी डेफिनेशन जो है वो लुईस ने दी थी। लुईस ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ऐसी प्रजातियाँ, ऐसी केमिकल स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करती हैं उनको जो है एसिड कहा जाता है। किसके अनुसार? लुईस के अनुसार। तो एसिड की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली ये वाली जो डेफिनेशन ये काम आने वाली है कि जो H+ देने वाले होते हैं वो एसिड कहलाते हैं, चाहे वो पानी के अंदर दो या चाहे किसी और मीडियम में दो, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन रहेगी। सपोज़ कि हमारे पास में कोई ऐसा कंपाउंड है Ha, ठीक है। इसको हम एसिड मान लेते हैं। अगर आप इसको पानी के अंदर डालते हो या किसी सॉल्वेंट के अंदर डालते हो तो ये अपना H+ छोड़ लेता है और ये माइनस अलग हो जाता है। तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि इसने H+ दिया है, H+ डोनेट किया है, H+ रिलीज़ किया है। तो H+ को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं, या इसको एक और नाम दिया जाता है, वो है हाइड्रोजन आयन। जब कोई एसिड H+ दे देता है उसके बाद में जो पीछे वाला भाग बचता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस बोला जाता है, इसको संयुग्मिक क्षार बोलते हैं। जैसे HCl था, उसने H+ दे दिया तो बच क्या गया? Cl-। तो Cl- को बोलते हैं संयुग्मिक क्षार, यानी कि कॉन्जुगेट बेस। तो ये तो एसिड की हो गई बेसिक डेफिनेशन, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। इसको आप नोट कीजिए। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एसिड होते हैं सामान्य तौर पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो एसिड होते हैं वो बेसिकली सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल वगैरह इस टाइप के एसिड होते हैं। वैसे आप लोगों ने एसिड जो है वो खूब सारे टाइप के सुने होंगे, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये बहुत सारे टाइप के एसिड हुआ करते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक वो सब एसिड जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं, उसको इनऑर्गेनिक पढ़ा जाता है। यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो है जिन एसिड की बात करने वाले हैं वो रहेंगे आपके सल्फोनिक एसिड, या रहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, या रहेंगे एल्कोहल। एल्कोहल उतने अच्छे एसिड नहीं है तो उसके बारे में कोई ज़्यादा इतना कुछ है नहीं, लेकिन जो मेनली आपके एसिड रहेंगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड रहेंगे, ठीक है। सल्फोनिक वाले की भी एग्जांपल कम है यहाँ पर। तो
एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ये जो हमारा टॉपिक है एसिडिक स्ट्रेंथ, इसका क्या मतलब होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है किसी भी एसिड द्वारा H+ डोनेट करने की एबिलिटी ऑफ रिलीजिंग H+। एसिड जो होते हैं वो H+ देते हैं। अब हर कोई एसिड जो है बराबर H+ नहीं देता, कोई कम H+ देता है, कोई ज़्यादा H+ देता है। किसी की H+ देने की टेंडेंसी जो है प्रवृत्ति कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो जो आसानी से अधिक मात्रा में H+ दे देता है तो उसकी एसिडिक पावर ज़्यादा होती है, उसको एसिडिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि H+ मुक्त करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको अम्लीय सामर्थ्य बोला जाता है, एबिलिटी ऑफ रिलीजिंग H+। ठीक है, हर एसिड की अपनी अपनी एक एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, किसी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है H+ देने की टेंडेंसी कम होती है इसको बोलते हैं वीक एसिड। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। सपोज़ कि हमारे पास में कोई एसिड Ha है, इसको आपने पानी में डाला, तो पानी में जाने के बाद में ये एसिड जो है वो H+ दे देगा और A- और H+ और A- में टूट जाएगा। A- को कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। H+ प्रोटॉन है। प्रोटॉन जो होता है ये सॉल्यूशन के अंदर अकेला रह नहीं पाता है, तो ये क्या करता है, जो पानी आपने लिया था उस पानी के मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ जाता है। तो जब H+ और H2 आपस में जुड़ जाते हैं तो ये H3O+ बना देते हैं। तो जहाँ H+ लिखा होता है तो उसकी जगह पर आप H3O+ भी लिख सकते हो, H3O+ भी आप वहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन होती है, कुछ एसिड तो ऐसे होते हैं कि पूरे के पूरे जो है टूट जाते हैं। मान लो अगर इसके 100 मॉलिक्यूल लिए होते हैं, 100 अणु लेते हैं, तो 100 के 100 H+ में और A- में टूट जाएंगे, तो वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे, जैसे कि HCl वगैरह हो गया या HI वगैरह हो गया। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो एसिड होते हैं उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो पूरी की पूरी तरह से टूटते नहीं हैं। आपने मान लो 100 मॉलिक्यूल लिए हैं तो उसमें से कोई 20, 30, 10, 12 मॉलिक्यूल ही टूटेंगे, बाकी वाले मॉलिक्यूल जो HA के रूप में पड़े रहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब कोई रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है तो वो रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होती है, इक्विलिब्रियम में रहती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले जो एसिड होते हैं उनकी रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में रहती है, हमेशा कुछ कुछ मात्रा में आपका एसिड भी प्रेजेंट रहता है और बहुत कम मात्रा में जो H+ दिए जाते हैं उसके द्वारा। ठीक है, अब जो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन जो होती है, जो रिएक्शन साम्यावस्था में होती है, उसके लिए एक साम्यावस्था नियतांक की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम एक चैप्टर है जो 11th क्लास में पढ़ाया गया होगा आपको फिजिकल केमिस्ट्री में। जो बच्चे पहली बार उसको देख रहे हैं तो वो समझ लीजिए कि एक के होता है कांस्टेंट जिसको नियतांक बोलते हैं, वो क्या होता है, जो आपके प्रोडक्ट होते हैं, जो उत्पाद होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन यानी कि उसकी सांद्रता, और नीचे बट्टे में इसमें आ जाएगी जो रिएक्टेंट है उसकी सांद्रता। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, H3O+ और A-। ये मैंने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट का मतलब है कि इनकी कंसंट्रेशन की बात करें। कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, सांद्रता का मतलब होता है कि कितना उनकी मात्रा है। ठीक है, और यहाँ पर रिएक्टेंट जो है उसको नीचे लिखा जाता है। रिएक्टेंट में HA है और H2O है, HA और H2O है। अब देखो बच्चों, ये जो रिएक्शनें होते हैं उसमें पानी है वो ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है, तो पानी की सांद्रता जो होती है वो कांस्टेंट होती है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो फिक्स होती है। तो H2O को अगर मैं यहाँ से उठा कर इस साइड में अगर ले आता हूँ तो K×H2O बराबर हो जाएगा H3O+ और A- नीचे हो जाएगा HA। ये कांस्टेंट था, एक नियतांक था, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका पूरा नाम होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि साम्यावस्था नियतांक या साम्यावस्था स्थिरांक। ये वाटर की कंसंट्रेशन है, ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि रिएक्शन के दौरान पानी की मात्रा में कोई ज़्यादा परिवर्तन होता नहीं है। जितना पानी आप रिएक्शन में लेते हो सॉल्वेंट के रूप में, उतना को उतना पानी जो है रिएक्शन होने के बाद भी रहता है, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट या नियत। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा, उसको बोलते हैं Ka। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, गुणांक है, वो कहलाएगा Ka। Ka को बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, या इसको बोलते हैं अम्ल वियोजन स्थिरांक। ठीक है, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बच्चों क्योंकि
कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग कब माना जाएगा? जब वो अधिक मात्रा में H+ दे। अगर किसी एसिड ने ज़्यादा मात्रा में H+ दे दी है तो बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है। किसी ने अगर कम मात्रा में कम H+ दी है तो बोलेंगे वीक एसिड है। तो ये जो H3O+ है, वैसे तो ये H+ ही है, H+ जो पानी के साथ में जुड़ा तो H3+ बन गया, तो इसको आप प्रोटॉन ही समझ लीजिए, H+ समझ लीजिए। तो जितने ज़्यादा H+ होंगे, जितने ज़्यादा H+ होंगे उतना ही एसिड क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। जितना कम H+ होंगे उतना ही एसिड वीक कहलाएगा। तो आप देखो यहाँ पर कि H+ की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी तो ये Ka का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि Ka और H+ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तो जितने ज़्यादा H+ होंगे उतना ही ज़्यादा Ka का मान होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, अम्लीय सामर्थ्य जो होता है, वो Ka के समानुपाती होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि किसी भी अम्ल के लिए ये जो नियतांक है उसका मान जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा होगा, उतना इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है। K का मान ज़्यादा कब होगा? जब H3O+ की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, जब H+ की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो। यानी कि जितने ज़्यादा H+ होंगे उतना ज़्यादा Ka होगा, K का मान ज़्यादा होगा उतना, और उतना ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है। इसको थोड़ा एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि एक एसिड A है और एक एसिड B है। इसके लिए K का मान 5 है, इसके लिए K का मान 10 है। मान लो, उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको। तो Ka का मान ज़्यादा किसके लिए? B के लिए है। तो B जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसके लिए A का मान कम है तो ये कम स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। हम बोलेंगे कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। तो कुल मिला के K का मान ज़्यादा होता है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और K का मान कम होता है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। आपको K का मान यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करना है। ये सब जो आप मैथमेटिक्स आपके सामने दिख रही है, ये यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम नहीं आने वाली। ये मैंने केवल इंट्रोडक्शन के तौर पे बताई आपको। ये सब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पूछी जाएगी। ऑर्गेनिक में आप इतना ध्यान रखना कि अगर मान लो आपको 2 अम्ल दे दे, 2 एसिड दे दे और उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का वैल्यू दे दे, तो आप जिसकी Ka की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी आप एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा बता देना। इतना सा कंसेप्ट है। खैर, ये जो Ka के आंकड़े आते हैं ये तो मैंने यहाँ पर 5-10 लिखे हैं ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन इनके जो रियल Ka की वैल्यू जाती है वो बहुत छोटी और बहुत बड़ी आती है। किसी के लिए Ka की वैल्यू जो होती है वो होती है मान लो 3 × 10⁻12, या कम वालों के लिए जो कुछ ऐसे वीक एसिड होते हैं उनके लिए Ka की वैल्यू होती है मान लो 4 × 10⁻14। तो ये देखो 10⁻12 मतलब कि 10 को 12 बार लिखना पड़ेगा, तो बहुत लाखों करोड़ों में वैल्यू आ जाएगी। तो K का जो मान है वो बहुत बड़ा भी आ सकता है, बहुत छोटा भी आ सकता है। तो थोड़ा सुविधा के लिए क्या करते हैं, इतने बड़े और इतने छोटे मान आ जाते हैं तो उनकी कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो क्या करते हैं लोग कि ये जो K है उसका नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। K जो भी है उसका नेगेटिव लॉग लेते हैं। लॉग एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। तो K का जो नेगेटिव लॉग होता है उसको Pk बोलते हैं। ठीक है। Pk और K आपस में उल्टे हैं क्योंकि इसके आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो जितना ज़्यादा किसी एसिड के लिए K की वैल्यू होती है उसके लिए Pk की वैल्यू उतनी ही कम होती है। ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ मापने के लिए 2 पैमाने होते हैं, एक तो K होता है और एक होता है Pk। जितना ज़्यादा K उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, और जितना K ज़्यादा होगा उसके लिए Pk का मान उतना ही कम होगा, क्योंकि K और Pk में नेगेटिव रिलेशन है आपस में। तो मैं एक चीज़ और यहाँ पर लिख लेता हूँ कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो Pk के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये Pk उसी प्रकार से हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में pH पढ़ी थी, उसके जैसा ही है कुछ। तो Pk कहो या pH को, एक जैसा ही उसका मतलब निकलता है। ठीक है। तो अब ये दोनों मैंने क्यों लिखवाया, इसका क्या मतलब है, आप इसको एक बार समझने की कोशिश करें एग्जाम्पल से। एग्ज़ाम में सवाल कैसे आएंगे आपके सामने सवाल ऐसे आएंगे कि एक दिया है आपको CH3CH2OH इथेनॉल है, और एक है एसिटिक एसिड। आपको कहेंगे कि इसके लिए जो Pk का मान है वो है 16, और इसके लिए जो Pka का मान है वो 4.75, और आपसे पूछेंगे बताइए किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है। आपको अम्लीय सामर्थ्य बताना है। तो बस आप ऐसा करना, आपको पता है कि जिसका Pk का मान कम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, मतलब Pk और एसिडिक स्ट्रेंथ आपस में उल्टे होते हैं। तो इन दोनों में देखो Pk का मान कम किसका है, कम इसका है, तो ये वाला एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा।
यानी कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस आपको इस तरह से मान दी जाएंगे और उनमें आपको कंपेयर करना है। ठीक है, अब जितना कम पीके होगा उतना ही एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिनका पीके का मान माइनस में होता है, इतना कम होता है कि उनकी वैल्यू जो है माइनस में चली जाती है, और माइनस में जिस भी एसिड का पीके का मान होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने कुछ एसिड रख रहा हूँ, उनकी पीके का मान वाला टेबल रख रहा हूँ, तो आप उसको देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मैं एसिड लिखूँगा और यहाँ पर पीके की वैल्यू लिखूँगा। ठीक है, एक एसिड होता है जिसका नाम होता है HbF6। इसका नाम है फ्लूरो एंटीमोनिक एसिड। मैं नाम भी यहाँ पर लिख लेता हूँ, फ्लूरो एंटीमोनिक एसिड। इसकी जो पीके का मान होता है वो -12 के आसपास होता है, -12 के आसपास होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं परक्लोरिक एसिड HClO4 या H2SO4 ले लेते हैं। H2SO4 नहीं, HI, इसको बोलते हैं हाइड्रो आयोडिक एसिड। ठीक है, इसकी भी पीके का मान -10, इसके भी पीके का मान लगभग -10 होता है। इस प्रकार से HBr और H2SO4 जो है, इसका नाम हाइड्रोब्रोमिक एसिड, इसका नाम हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, इनका मान -9, इसका मान भी -9। HCl है, या फिर सल्फोनिक एसिड लेते हैं RSO3, उसके लिए पीके का मान होता है -7, इसके लिए -6 के आसपास है। और आपका जो H3O+ होता है उसका होता है -1.7, और नाइट्रिक एसिड HNO3 जिसको आप बोलते हो, उसकी वैल्यू होती है -1.3। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा? अब मैंने आपके सामने ये आंकड़े रख ली। पहली बात तो आपको ये वैल्यू याद नहीं रखनी है। ये जो मैं चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहेगा कि कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कौन से वीक एसिड होते हैं। आपके सामने जितने भी एसिड दिखाई दे रहे हैं ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एसिड है, सिवाय इसके ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एसिड है। ठीक है, और जिसकी भी पीके वैल्यू माइनस में होती है, सबकी माइनस में, तो सबके सब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जितनी पीके की वैल्यू कम होती है उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। तो कम वैल्यू किसकी, पीके की -12। अभी मैं सोचना कि 12 ज़्यादा है, 10 कम है, माइनस में जो है उल्ट जो ज़्यादा संख्या होती है वो छोटी मानी जाती है, तो -12 जो है वो छोटी। तो ये जो एसिड है ये दुनिया का सबसे खतरनाक एसिड है। इसको बोलते हैं सुपर एसिड या मैजिक एसिड बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुपर एसिड या मैजिक एसिड। ठीक है, इससे कोई प्रबल एसिड नहीं माना गया, आज तक देखा नहीं गया है। ये सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये इनकी पीके की वैल्यू है जो आपको रटनी नहीं है, बस आपको दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले एसिड होते हैं बड़े ही भयंकर एसिड होते हैं, जैसा कि इनके आंकड़ों से भी दिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जगह नहीं है, नीचे बोर्ड ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, तो मैं इसको मिटा के और एसिड्स के लिए पीके की वैल्यू रखता हूँ। ठीक है, अब ये इससे आपको आइडिया क्या रहेगा, आपको ये पता कि HNO3 है, मान लो एक लैब के अंदर आपको 3 एसिड मिलेंगे। केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो ये सारे एसिड आपको नहीं मिलने वाले, वहाँ पर सिर्फ 3 एसिड मिलते हैं। एक तो मिलता है HNO3 नाइट्रिक एसिड, और एक मिलता है आपको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो पूछ ले कोई आपसे कि इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं किंग ऑफ एसिड्स, अम्लराज। ठीक है, हालांकि उससे भी स्ट्रॉन्ग वाले एसिड होते हैं लेकिन वो लैब में नहीं मिलते हैं। फिर उसके बाद में कौन आता है, HCl, और इनमें कमज़ोर कौन है सबसे, HNO3। ठीक है, तो ये इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो ये जनरल आइडिया रहेगा कि चलो ठीक है, नाइट्रिक एसिड है वो थोड़ा सा वीक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बच के रहना सल्फ्यूरिक एसिड से। नाइट्रिक एसिड से तो ठीक है, उतना डरना नहीं है क्योंकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, कुछ और एसिड लेते हैं इसमें।
ये यहाँ पर 3 NO2 ग्रुप लगा लेता हूँ। इसको बोलते हैं, इस कंपाउंड का नाम है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड की pK लगभग 0 के पास पास में होती है। और फिर HF लेते हैं, HF की होती है 3.2 के आसपास। फिर लेते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड की वैल्यू होती है 3.75। फिर लेते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड ये तो एलिफेटिक एसिड है, ये एरोमेटिक रिंग वाला एसिड है, इसकी वैल्यू होती है 4.0। फिर कोई और कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड वगैरह लेते हैं, या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, उसकी लगभग 4.75 के आसपास वैल्यू होती है। H2CO3, इसकी आप वैल्यू रट लेना, काम आएगी। H2CO3 की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो 6.35 होती है। इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, पिक्रिक एसिड। ठीक है। अमोनियम वाले सॉल्ट जो होते हैं, या मैं इसको NH4+ कहता हूँ, इसकी होती है लगभग 9 के आसपास। फिनॉल C6H5OH, फिनॉल की होती है 10। नोट करते रहिए आप। सॉरी। इसके बाद में कुछ और एसिड, फिनॉल के बाद में मेथेनॉल 15.5, पानी 15.7, इथेनॉल CH3CH2OH 16। ठीक है। जैसे जैसे इनकी वैल्यू बढ़ रही है, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है। और इसके बाद में लेते हैं जैसे कि एल्काइन, एल्काइन की pK होती है 25 के आसपास। और फिर लेते हैं H2 गैस 35, H2 गैस 35, अमोनिया 37, एल्कीन 44, और एल्केन जो होते हैं जैसे कि इथिन वगैरह, उनकी 50। तो ये सारे कंपाउंड जो है जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ है हमारे पास में। ठीक है बच्चों। जिसकी pK की वैल्यू जो है वो कम होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, pK की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वीक एसिड होते हैं। सामान्य तौर पे जिनकी pK की वैल्यू नेगेटिव में होती है वो स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। तो नेगेटिव वाले आप सब लोगों ने नोट किए होंगे। ठीक है। आपको इनकी वैल्यू रटनी नहीं है, बस आपको ये याद होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग वाले कौन से हैं। 2-3 एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग वाले के, 2-3 एग्जाम्पल वीक वालों के। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं चूँकि, तो खास तौर पे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 प्रकार के एसिड बताए थे मैंने कहा, एक तो या तो एल्कोहल हो गए आपके। वाटर की तो सबको pK याद होनी चाहिए। देखो वाटर के जो कांस्टेंट होते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का वेपर प्रेशर, वाटर का जो भी जितने भी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक वगैरह जो भी होता है वो सब आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वाटर। तो जो आपको एक आइडिया रखना कि कौन से एसिड जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से वीक होती है। देखो आप एल्केन के लिए जो है pK की वैल्यू 50 है, एल्केन के लिए 44 है, तो ये बहुत कमज़ोर एसिड है। जितनी pK की वैल्यू ज़्यादा होती है उतना ही वीक एसिड होता है। ठीक है। असली मायने में देखा जाए, असल मायने में तो नेगेटिव जिनकी pK होती है वही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बाकी सब वीक ही होते हैं। तो ये सब पॉजिटिव वाले सब के सब वीक हैं। जैसे जैसे वैल्यू इनकी बढ़ती जा रही है तो इनकी वीकनेस बढ़ती जा रही है, कमज़ोर इनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो सामर्थ्य है वो कम होता जा रहा है। ठीक है। अब सामान्य तौर पे अगर पानी में और अल्कोहल की बात करें तो पानी है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, लेकिन एक अल्कोहल होता है मिथेनॉल, वो पानी से भी ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है। उसकी वैल्यू जो है थोड़ी सी और कम है। तो ये एसिडिक pK की कुछ वैल्यूज़ थी। तो अब कोई आपसे इस टेबल के आधार पे सवाल पूछ ले। ठीक है। एक जानकारी, इंफॉर्मेशन बेस्ड सवाल है। सवाल ये आपके पास में कि हमारे पास में एक सल्फोनिक एसिड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक अल्कोहल है। ये सल्फोनिक एसिड, ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है, और एक एल्काइन है। ठीक है। और एक अमोनिया है। इसको यहाँ रख लेता हूँ एल्काइन को, और ये अमोनिया को यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है। बताइए इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है। अब आप इनको pK वैल्यू आपको हो सकता है याद हो गई हो, नहीं भी हो, कोई बात नहीं, याद करनी भी नहीं है। अपने को ये देखना है कि वो जो ये टेबल थी उसमें सबसे पहले कौन आ रहा था।
आपको पता सल्फोनिक एसिड की जो pKa की वैल्यू थी RSO3H होता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव में थी, नेगेटिव में 6 के आसपास थी। अगर आपको नेगेटिव वैल्यू याद नहीं भी रहती थी, इतना याद रखना कि पीक की वैल्यू इसकी नेगेटिव में होती, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद इसकी लगभग 4 के आसपास होती है, तो ये थोड़ा वीक हो गया। इसकी होती है कितने के आसपास, 15 के आसपास, और वीक हो गया। उसकी वैल्यू 25 होती है, तो ये और वीक हो गया। और अमोनिया जो है वो उसकी 37, तो और कमज़ोर हो गया। तो उनके एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आएगा वो इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अब आप कहोगे आपने तो कहा था कि पीक की वैल्यू याद नहीं रखनी, हमें बिना पीक की वैल्यू की ये कैसे सवाल होगा। बिल्कुल, पीक की वैल्यू वैसे याद नहीं रखनी होती, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है ये पीक की वैल्यू के आधार पे पूछा गया कई बार। तो इसके लिए अगर अब आपको हो सके ये ऑर्डर अगर आप याद रख सकते हो तो रख लेना, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर पहले एग्ज़ामों के अंदर सवाल आए हुए हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, डिटेल में देखते हैं। आपको बताया गया था कि कोई एसिड है HA, पानी में डाला, इसने H+ दिया, A- दिया, A- का नाम कॉन्जुगेट बेस होता है, ठीक है। ये है आपका प्रोटॉन। कोई एसिड जितने ज़्यादा प्रोटॉन देगा उतना ही स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले एसिड जो होते हैं वो सामान्य तौर पे कमज़ोर होते हैं। उनमें क्या होता है, HA जो है, आप एसिड को पानी में डालोगे, ये कोई एसिड मान लो काल्पनिक एसिड है, एक कोई काल्पनिक ग्रुप है, ठीक है। तो इसको पानी में डालोगे तो H+ बनेगा, A- बनेगा। तो ये H+ और A- क्या होगा, वापस जुड़ के और रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। तो जितने भी H+ बनते हैं तो लगभग उनमें से काफ़ी सारे तो रिएक्शन करके वापस आ जाते हैं। तो विलयन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर H+ की मात्रा कम बचती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मान लो आपने 100 HA के मॉलिक्यूल लिए थे, उसमें से 30 जो मॉलिक्यूल थे वो टूट गए, तो 30 H+ बने और 30 A- बने। उन 30 में से 10 तो वापस जुड़ के ये बन गए, तो बस पीछे कितने बचे, 20 ही बचे, 20 बच गए पीछे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये रिएक्शन तो रिवर्सिबल होती है। पर मान लो ये आपका जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल हो, स्थायी हो, बहुत स्ट्रांग हो, बहुत स्टेबल हो, तो क्या होगा, ये जो है इसके साथ में जुड़ेगा ही नहीं। स्टेबल का मतलब क्या होता है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो अगर मान लो ये स्टेबल है, अगर ये कॉन्जुगेट बेस जो है ये स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी है वो अगर बढ़ती है, अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है या स्टेबल है, तो फिर ये H+ के साथ जुड़ेगा नहीं। H+ के साथ जुड़ेगा नहीं तो यहाँ H+ की संख्या ज़्यादा पड़ी रहेगी, क्योंकि अगर जुड़ेगा तो H+ के साथ में जुड़ के वापस से वो बन जाएगा, तो H+ की मात्रा कम हो जाएगी। और मान लो स्टेबल है तो H+ के साथ में कंबाइन होगा नहीं, आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, वो अलग पड़ा रहेगा, ये अलग पड़ा रहेगा, तो H+ की मात्रा सॉल्यूशन के अंदर काफ़ी मात्रा में पड़ी रहेगी, तो ये जो है एसिड स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। तो जिस प्रकार से इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे इस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि अगर स्टेबिलिटी किसकी, कॉन्जुगेट बेस की अगर बढ़ती है, तो ये जो एसिड लिया था आपने उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप लिख लेते हैं यहाँ पर, कि जो अम्लीय सामर्थ्य होता है या एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के, यानी कि जो संयुग्मिक क्षार है उसकी स्थायित्व के समानुपाती होती है। एकमात्र यही कॉन्सेप्ट हमारे आगे वाले जितने भी सवाल आने वाले हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से याद रख लेना कि कॉन्जुगेट बेस जितना, किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो होगा, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, जो H+ के निकालने के बाद जो पीछे बचता है उसको बोलते हैं, वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो एसिड आपका उतना ही स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि हम स्टेबिलिटी चेक कैसे करें, तो उसके लिए मैं आपको कुछ नियम बताने वाला हूँ अब यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ तक इसको याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये समझ लीजिए कि सारे के सारे आगे आने वाले जो भी कंसेप्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ के वो इसी से सॉल्व होंगे। जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ही एसिड जो है स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। अगर स्टेबल नहीं होगा तो एसिड भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, एसिड कमज़ोर होगा फिर, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि स्टेबिलिटी चेक कैसे करते हैं, और इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे हम, एग्जाम्पल ले लेके उसके ऊपर लागू करके देखेंगे किस प्रकार से कंपेयर आप करोगे एसिडिक स्ट्रेंथ को, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक, नए एप्लीकेशन के साथ में। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।